गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपने बीएससी पार्ट सेकंड की जूलॉजी की क्लास चल रही थी, इसमें अपने सेकंड पेपर मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बाकी बची हुई चौथी और पांचवी यूनिट जो इम्यूनोलॉजी से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो, हाँ गुड इवनिंग। कृषि सर, आपका बहुत बहुत आभार, विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आ जाइए, लाइव आ जाइए। बहुत कम संख्या चल रही है भैया आपकी लाइव। शेयर करते जाओ, देखिए लिंक शेयर कीजिए। हाँ वेरी गुड, आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने। एक बार पुनः रिवाइज में जाते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने बताया था पाचन और इसके साथ उत्सर्जन। सेकंड यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड यूनिट के अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, एक तो सर्कुलेशन पढ़ना है और एक अपने को पढ़ना था रेस्पिरेशन। थर्ड यूनिट के अंदर अपने को क्या पढ़ना था, एक तो मसल्स पढ़ना था, दूसरा अपने को पढ़ना था नर्व्स और फिर अपने को पढ़ना था सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। तो ये थी अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यूनिट जो कि अपनी फिजियोलॉजी से संबंधित थी, कार्यकी से संबंधित थी। अगली जो अपनी यूनिट है फोर्थ और फिफ्थ, चौथी और पांचवी यूनिट है वो दोनों की दोनों अपनी किससे संबंधित है, इम्यूनोलॉजी से संबंधित है। चौथी यूनिट में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, चौथी यूनिट में देखिए यहाँ फिजियोलॉजी से संबंधित 3 यूनिट, इम्यूनोलॉजी से संबंधित 2 यूनिट, पांचों यूनिटों का संग्रह अपने मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एनाटॉमी नहीं पढ़नी, किसी भी सिस्टम का, तंत्र का, संरचना का अधिक अपने गहराई तक अध्ययन न करते हुए उसकी कार्यकी अर्थात किस प्रकार से वो क्रिया करता है उसके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो अपनी फोर्थ यूनिट है इसमें अपने को इम्यूनोलॉजी के बारे में अध्ययन करना है। तो ये फोर्थ यूनिट इम्यूनोलॉजी से संबंधित है, प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित है। अब देखिए इस फोर्थ यूनिट में अपने को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए प्रतिरक्षा जो होती है कई प्रकार की होती है, तो अपने को उनके टाइप के बारे में पढ़ना है। और बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो 100% पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये इम्यूनोलॉजी के जो प्रकार है, प्रतिरक्षा के जो प्रकार है, इम्यूनिटी के जो प्रकार है, ये प्रकार आपको आवश्यक रूप से 100% पूछे जाएंगे। तो ये प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ प्राप्त होती है और एक्वायर्ड प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद प्राप्त होती है। फिर एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा जिसके अंतर्गत अपने शरीर की कोशिकाएं या यूं कहें कि प्रतिरक्षी तंत्र क्रियाशील रहता है, तो ये एंटीजन के प्रभाव से अपना कार्य प्रारंभ करती है जिसमें
शरीर की WBC सेल्स इन्वॉल्व होती है, तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा और पेशिव, जिसके अंतर्गत अपने बाहर से तैयार किए गए एंटीबॉडी इंजेक्शन के द्वारा सीधे ही शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। एग्जांपल बता सकते हो क्या पैसिव इम्यूनिटी के? निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कमेंट करके बताइए। बताइए पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण बताइए। देखिए सांप के काटने पे जो इंजेक्शन दिया जाता है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जांपल है, और कुछ जो स्व प्रतिरक्षा डिजीज होती है उनके अंतर्गत भी एंटीबॉडी बाहर से तैयार करते हुए इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे एंटीजन नहीं दिया जाता। देखिए फर्क क्या रहता है, इंजेक्शन जो हम लगवाते हैं, वैक्सीन जो हम लेते हैं, उस वैक्सीन के अंतर्गत सूक्ष्म मात्रा में अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं, और उन एंटीजन के प्रभाव से शरीर की कोशिकाएं एक्टिव होकर क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जो कि अपने को उस एंटीजन से या फिर उस रोग के प्रभाव से बचाए रखने में सहायक होती है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया अपना इम्यूनिटी का। और तीसरा जो प्रकार है वो है ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो ये तीन प्रकार अपने को अलग अलग इसी क्रम में याद रखनी है। इनमें डिफरेंस भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो ये इम्यूनोलॉजी का 4th यूनिट का अपना पार्ट है, जिसका अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने को क्या पढ़ना है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अध्ययन करना है। एंटीजन और एंटीबॉडी देखिए होते क्या है, होते क्या एंटीजन एंटीबॉडी, बताइए प्रकृति क्या रहती है इनकी। प्रकृति बताइए, कमेंट करके बताइए। एंटीजन एंटीबॉडी की प्रकृति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। हाँ बताइए कौन सी प्रकृति के होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या होती हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट रहती है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो अपने शरीर के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट रहती है, ब्लड के माध्यम से शरीर में इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेशन होता है। और एंटीजन जो होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, RBC सेल्स पर पाए जाते हैं, जो रक्ताणु होती है उस पर पाए जाते हैं। और रक्ताणु की सतह पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण इन्हीं एंटीजन के द्वारा किया जाता है। ये अपने ब्लड ग्रुप के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के दौरान पता लगाएंगे। तो देखिए अपने को पढ़ना है एंटीजन और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की संरचना और एंटीजन एंटीबॉडी का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार से एंजाइम क्रिया का लोक की थ्योरी है, तालाचाबी सिद्धांत है, उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की एंटीजन के साथ अवक्षेप बनाता है, क्रिया करता है। तो ये जो प्रतिरक्षी क्रिया है, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया है, इंटरेक्शन है, इसका अपने को इस 4th यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करना है। एंटीबॉडी की सामान्य संरचना और कौन कौन सी साइट है जहां से एंटीजन लिंक होता है, जुड़ा रहता है, उसका अध्ययन करना है। साथ ही साथ अपने को इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D और इम्यूनोग्लोबिन E, ये 5 प्रकार के जो प्रतिरक्षी है, इनका अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है, एंटीबॉडी का अध्ययन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपने को पढ़ना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसे हम MAB के नाम से जानते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से प्राप्त एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या MAB का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। जो अंतिम यूनिट है अपनी 5वीं जो अपनी यूनिट है, इस 5वीं यूनिट के अंतर्गत अपने को इम्यूनिटी के दौरान भाग लेने वाली जो सेल्स होती है, कोशिकाएं जो होती है,
अपने को पता है कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है? शरीर की प्रतिरक्षा का निर्धारण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? मोनोसाइट के द्वारा होता है, या फिर हम यूं कहें कि लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। मोनोसाइट को अपनी वृत्त बक्षकाणु के नाम से, मैक्रोफेज के नाम से जाना जाता है। और लिम्फोसाइट जो सेल है, यहाँ अपने 5वीं यूनिट के अंतर्गत मुख्य रूप से लिम्फोसाइट सेल्स का अध्ययन करेंगे, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। और अपने को बताया कि ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनको भी आगे अपने डिवाइड करते हैं, हेल्पर हो जाएगी, किलर हो जाएगी। तो इन सबका अपने को क्या करना है? अध्ययन करना है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो खुद के द्वारा ही प्रेरित किए जाते हैं, खुद के द्वारा बनने वाली एंटीजन एंटीबॉडी की क्रियाशीलता के कारण अपने शरीर में एंटीबॉडी के प्रभाव से एंटीजन का बनना शुरू हो जाता है। एंटीजन के प्रभाव से जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में, जैसे थायराइड के उपचार के दौरान जो मेडिसिन ली जाती है, उस मेडिसिन में जो एंटीबॉडी भाग लेती है, वो एंटीबॉडी उस थायराइड के खिलाफ ही एंटीजन का निर्माण करना शुरू कर देती है। ऐसे में क्या होता है? थायराइड समाप्त हो जाती है, जिसे हम हाशिमोटो या थायराइड की आत्महत्या के नाम से जानते हैं। और इन रोगों को क्या नाम देते हैं? ऑटोनॉमस डिजीज के नाम से, ऑटो इम्यून स्व प्रतिरक्षी रोग, ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। स्व प्रतिरक्षी रोगों का अपने को क्या करना है? अध्ययन करना है इसी यूनिट के अंतर्गत। और अपने को पढ़ना है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के दौरान लयन क्रिया होती है। तो लाइसोजेनिक और लयन क्रिया की साइकिल के बारे में अपने को यहाँ पे अध्ययन करना है। साथ ही साथ अपनी मेगा डिजीज कौन सी रहेगी? एड्स रहेगी। अपने को एड्स रोग के कारण, बचाव के उपाय, प्रभाव आदि का अपने को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो देखिए, इन 5 यूनिट के अंतर्गत अपने मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का पार्ट सबमिट किया गया है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट अपने डाइजेशन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। और इस यूनिट के अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो खाद्य पदार्थों के प्रकार, खाद्य पदार्थों भोजन के अंदर मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रमुख संरचनाएं, प्रकार, क्रियाविधि, इनके द्वारा कितनी एनर्जी मिलती है आदि का अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आहार नाल में इन घटकों का पाचन कहाँ कहाँ होता है। देखिए, मुख्य गुहा से पाचन अपने शुरू करेंगे। स्टार्च माल्टोज में बदलता है, किसके प्रभाव से? लारिया मेलिस के प्रभाव से। वहां से अपने लेके और फिर आमाशय के अंदर, छोटी आंत्र के अंदर, बड़ी आंत्र के अंदर तक अपने अध्ययन करेंगे। और फिर मलाशय के द्वारा जो अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है मल द्वार के माध्यम से, उसे हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अपने यहाँ उत्सर्जित पदार्थों की प्रकृति के आधार पर क्या पढ़ेंगे? जीवों के प्रकार, वास स्थान के साथ इन उत्सर्जित घटकों का क्या संबंध है, उसका अध्ययन करेंगे। सर्कुलेशन के अंतर्गत, परिसंचरण के अंतर्गत अपने को सेकंड यूनिट के अंतर्गत ब्लड ग्रुप, आरएच कारक, एमएन कारक, ब्लड की स्ट्रक्चर और ब्लड क्लॉटिंग का अध्ययन करना है। साथ ही साथ हृदय के अंदर जो कार्डियक साइकिल होता है, आलिंद और रीले के संकुचन और प्रसार के द्वारा जो घटना होती है, उसका अपने को क्या करना है? अध्ययन करना है। कार्डियक साइकिल के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। फिर रेस्पिरेशन के अंतर्गत अपने को श्वसन तंत्र का अध्ययन नहीं करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है? गैस एक्सचेंज का अध्ययन करना है। अर्थात ऑक्सीजन और CO2, O2 और CO2 का शरीर के अंदर किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, उसका अध्ययन करना है। CO2 किन किन रूपों में शरीर के अंदर प्रसारित की जाती है, परिसंचरण होता है, इसका अपने को रेस्पिरेशन के अंतर्गत अध्ययन करना है। थर्ड जो अपनी यूनिट है, इसके अंतर्गत अपने को मसल्स की क्रियाविधि, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। देखिए, अपने हाथ को चाहकर हिला रहे हैं, पैर को उठा रहे हैं, तो ये जो घटनाएं होती है पेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। इस दौरान एक्टिन और मायोसिन तंतु प्रसारित होते हैं, संकुचित होते हैं। तो ये किस प्रकार से इसके अंदर संकुचन होता है? पेशीय संकुचन की घटना के लिए कौन से आयन उत्तरदायी रहते हैं, कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी रहते हैं, कौन से तंतु उत्तरदायी रहते हैं, सार्कोमियर क्या होता है, वो सारा अपना पेशीय संकुचन की क्रियाविधि के अंतर्गत आ जाएगा। इस थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट में अपने को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना का अध्ययन करना है।
फिर दो न्यूरॉन्स के बीच अर्थात एक तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की। तो यहाँ एक तंत्रिका कोशिका का ये क्या हो गया, प्रारंभिक भाग हो गया, ये इसका अंतिम भाग हो गया जिस पर सिनेप्टिक गुंडियां पाई जाती हैं। फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका का यहाँ प्रारंभिक भाग हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। इस सिनेप्स की संपूर्ण जानकारी को अपने को थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। सिनेप्स की क्रिया क्या रहती है, कितना योगदान रहता है आवेग संचरण के दौरान, किस प्रकार से इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के अंदर आवेग का संचरण किया जाता है। और थर्ड पार्ट के अंतर्गत देखिए इस नर्व्स के साथ साथ तंत्रिका कोशिका के साथ साथ यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का भी अध्ययन करना है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप का भी अपने को अध्ययन करना है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो है अपना सेंसरी ऑर्गन। यहाँ अपने संवेदी अंगों के अंतर्गत दो प्रमुख घटनाएं, कौन कौन सी, विजन की, देखने की क्रिया जो आंख के द्वारा नियंत्रित होती है, उन्हें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है, क्रिया विधि पढ़नी है, एडोप्सिन और रोडोप्सिन किस प्रकार से दिन के अंदर, प्रकाश के अंदर, अंधेरे के अंदर परिवर्तित होते हैं, वो अपने को अध्ययन करना है। तो यहाँ पे अपने को विजन की क्रिया विधि का अध्ययन करना है। और बाह्यकरण, मध्यकरण और अंतःकरण, इन तीनों की सम्मिलित क्रिया के द्वारा, कोर्टाई के अंग के द्वारा किस प्रकार से सुनने की क्रिया का और संतुलन की क्रिया का करण के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, वो अपने को पढ़ना है। तो दो प्रमुख सेंसरी ऑर्गन कौन से, आंख और कान, यहाँ पे अपने को इनका अध्ययन करना है। साथ ही साथ अपने को स्पर्शग्राही और दाबग्राही का भी अध्ययन करना है। हाँ, संख्या कम है भाई, सहयोग नहीं चल रहा, बच्चों का सहयोग नहीं चल रहा। देखिए आपके लिए क्लासेस चल रही है तो लिंक को शेयर करिए। जितनी ज्यादा आपकी संख्या होगी उतना ही यहाँ पे हम अपना बेहतरीन प्रयत्न करेंगे। सनी जरूर। चलिए थर्ड यूनिट के अंतर्गत अपने को थिग्मा रिसेप्टर और टेगा रिसेप्टर, दाबग्राही जिन्हें स्पर्शग्राही, दाबग्राही के नाम से जानते हैं, उनका अपने को अध्ययन करना है। तो यहाँ तक अपनी ये फिजियोलॉजी की 3 यूनिटें कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत इम्यूनोलॉजी का अपने को अध्ययन करना है, प्रतिरक्षी विज्ञान का अपने को अध्ययन करना है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने शरीर के अंदर होती है वो इम्यूनोलॉजी के द्वारा निर्धारित होती है, वो अपने को पढ़नी है। और महत्वपूर्ण यहाँ एनटीआर, मतलब इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, आपको इनको रटना है। कौन कौन सी, सहज प्रतिरक्षा, फिर उपार्जित प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा, यहाँ पे सक्रिय, फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और फिर ह्यूमोरल, और दूसरी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो इन तीनों प्रकारों का तुलनात्मक अपने को अध्ययन करना है, इनकी क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर एंटीजन के प्रमुख प्रकार अपने को देखने हैं, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE। साथ ही साथ अपने को एंटीबॉडी की संरचना का अध्ययन करना है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का अपने को अध्ययन करना है। 5वीं यूनिट के अंतर्गत अपने को प्रतिरक्षी कोशिकाओं का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपने लिम्फोसाइट सेल बी और टी लिम्फोसाइट को शामिल किया गया है। और इन बी और टी लिम्फोसाइट के विभिन्न प्रकार, चाहे वो हेल्पर सेल हो, चाहे वो किलर सेल हो, इन सभी का, चाहे वो अपनी मेमोरी सेल हो, इन सभी का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। कुछ स्व प्रतिरक्षी रोगों का भी अपने अध्ययन करेंगे और मेगा डिजीज अपनी रहेगी एड्स। तो ये था अपना मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पार्ट, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का अपना सेकंड पेपर था। देखिए फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है, बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेटर एंड इवैल्यूएशन चल रहा है, उसका सिलेबस भी शुरू करवा दिया गया है। बार बार मैं आपको इस चीज के लिए उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी अपने बुक पढ़ने बैठे तो उससे पहले अपने को सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है कि अपने को इस बुक के अंदर पढ़ना क्या है।
5 यूनिट के अंतर्गत अपने कौन से कंटेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक को शामिल किया जाएगा, किन टॉपिक का अपने को अध्ययन करना है। तो यहाँ पे ये पांचों यूनिट आपके सामने है, मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की, जिसके अंतर्गत अपने को कारिकी का अध्ययन 3 यूनिट के अंतर्गत करना है और प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन अपने को 2 यूनिट के अंतर्गत करना है। बात करें अपने शेष बचे हुए थर्ड पेपर की, तो तीसरा जो अपना पेपर है बीएससी पार्ट सेकंड का, वो अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संबंधित है, जिसे हम परिवर्धन जैविकी के नाम से जानते हैं। देखिए एक होता है एम्ब्रियोलॉजी और एक होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्या डिफरेंस है दोनों बताइए। परिवर्धन जैविकी और भ्रूणिकी में क्या अंतर रहता है? देखिए भ्रूणिकी, जो भ्रूणीय अवस्था में जीवों का अध्ययन किया जाता है वो भ्रूणिकी कहलाती है। अर्थात जब फ्लैजेलेशन की क्रिया होती है तो इस निषेचन की क्रिया के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है, जिसे जीवन की प्रथम कोशिका कहा जाता है। अब इस जायगोट के द्वारा जो 270 से 280 दिन की जो अवधि होती है, जिस दौरान भ्रूण का पूर्ण विकास होता है, पूर्ण विकसित शिशु में वो परिवर्तित होता है, तब तक का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत, परिवर्धन जैविकी के अंतर्गत अपने प्लेसेंटल की क्रिया का अध्ययन करेंगे। प्लेसेंटा निर्माण की क्रिया का अध्ययन भी इसके अंदर शामिल है। लैक्टेशन, जो दुग्ध स्रवण की क्रिया होती है, वो भी अपने इसमें शामिल है। हम यूं कहें कि एम्ब्रियोलॉजी से विस्तृत शाखा क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, परिवर्धन जैविकी है। तो देखिए परिवर्धन जैविकी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपने को किसका अध्ययन करना है? फर्स्ट यूनिट में अपने को पढ़नी है परिवर्धन जैविकी की हिस्ट्री, इतिहास। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे परिवर्धन जैविकी का प्रारंभ अपने कहाँ से करेंगे? अपने करेंगे गेमेट निर्माण के साथ। जंतुओं के अंदर 2 प्रकार के गेमेट बनते हैं, नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। इन दोनों प्रकार के गेमेट निर्माण की क्रिया का प्रारंभ अपने यहाँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के साथ शुरू करेंगे, परिवर्धन जैविकी के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हिस्ट्री। कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया, भ्रांतियां चल रही थी कि कमीज के अंदर पसीना आ गया और पसीने के अंदर गेहूं के बीज से जीव की उत्पत्ति हो गई। कॉस्मिक पेंसपर्मिया परिकल्पना ये कहती है कि अंतरिक्ष से बौछार के रूप में जीवों का उद्भव हुआ। तो ये अलग-अलग धारणाएं थी। अरस्तु के अनुसार निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई। लुईस पास्चर ने ये बताया कालांतर में आकर के जीवों से जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत का नाम दे दिया गया। तो ये अलग-अलग धारणाएं हैं जिसके अंतर्गत अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में जो धारणाएं चल रही है वो अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी हिस्ट्री में वो धारणाएं अपने पढ़ेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट यूनिट में अपने पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। हिस्ट्री के अलावा क्या पढ़ेंगे? गेमेटोजेनेसिस। अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण की क्रियाएं अपने पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओव्यूम, अंडाणु के प्रकार, और अपने पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ ओव्यूम, अंडाणु के अंदर ध्रुवता किस प्रकार की पाई जाती है, वो अपनी फर्स्ट यूनिट रहेगी। सेकंड यूनिट में अपने मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल, जिसे हम क्या नाम देते हैं? रज चक्र और मध्य चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि नॉन प्राइमेट और प्राइमेट मादा के अंदर पैदा होने वाले प्रमुख प्रजननीय घटनाओं का समाकलन है। तो यहाँ पे अपने मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने क्या पढ़ेंगे? निषेचन की घटना पढ़ेंगे, निषेचन और अनिषेक जनन। फिर अपने विविपेरिटी का अध्ययन करेंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, निषेचन अपने पढ़ेंगे और अनिषेक जनन पढ़ेंगे, अनिषेक जनन पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जरायुजता। विविपेरस जो होते हैं, बच्चे को जन्म देने वाले जो संतानें होती हैं, उनके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा के साथ भ्रूण जुड़ा रहता है, जिसे हम जरायुज या विविपेरट के नाम से जानते हैं। ये अपने सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की थर्ड जो यूनिट है अपने, वो मोरलेशन, क्लासिफिकेशन और गैस्ट्रुलेशन से संबंधित है। मोरलेशन,
ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन, अर्थात विदलन की क्रिया के पश्चात यहाँ पे अपने फर्टिलाइजेशन करवाया, निषेचन करवाया, निषेचन के पश्चात मोरुला का निर्माण हुआ, विदलन की घटना के पश्चात मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना और फिर एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम युक्त संरचना का निर्माण हुआ जिसे हमने नाम दिया गैस्टुला। तो गैस्टुला अवस्था का निर्माण हुआ। तो ये अपने को यहाँ पे पढ़ना है। फिर अपने महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा फैट मैथ। देखिए भ्रूण के अंदर कौन से भाग के द्वारा कौन से अंग का निर्माण हो रहा है इसका निर्धारण करने के लिए अपने कुछ चिन्ह पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इस भ्रूणीय संरचना के भविष्य को अपने फैट मैथ के नाम से संभावित आरेख के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पढ़ेंगे भ्रूणीय प्रेरण पढ़ेंगे, संथक पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजर और कैपिटेंसी सामर्थ्य अपने पढ़ेंगे, भ्रूणीय प्रेरण अपने पढ़ेंगे। तो ये अपना थर्ड यूनिट का सिलेबस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो फोर्थ यूनिट है, इस फोर्थ यूनिट के अंतर्गत अपने विभेदन, ऑर्गेनोजेनेसिस, वृद्धि और टेरेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। विभेदन, ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग निर्माण, टेरेटोजेनेसिस जिसे हम विरूप जनता के नाम से जानते हैं। क्या होती है भाई, नाम सुना है विरूप जनता। हम कहते हैं ना कई बार हनुमान जी पैदा हो गए कि बच्चे की पूंछ आ गई, तो पूंछ का मतलब कि हनुमान जी पैदा हो गए, तो वो है टेरेटोजेनेसिस, विरूप संतति। सामान्य संतान के अलावा भिन्न संतान का बनना क्या कहलाता है, टेरेटोजेनेसिस कहलाती है, विरूप जनता कहलाती है। ये अपने को पढ़ना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे अपने जीर्णता, टिश्यू कल्चर, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तक संवर्धन के नाम से इसे जानते हैं। टिश्यू कल्चर और स्टेम सेल। देखिए एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिका चल रही है वो स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका है, इसको अपने को पढ़ना है। और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिन्हें पात्रे निषेचन और जीवे निषेचन के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जिस घटना के द्वारा अपने प्राप्त करते हैं, सामान्य दंपति सामान्य लैंगिक संभोग के पश्चात भी जब संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाती, तब पात्र के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और फिर बनने वाले भ्रूण को मादा शरीर के अंदर रोपित किया जाता है। इस प्रकार की घटना को पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये अपने फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अंतिम जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट है, पांचवी यूनिट है, इसमें अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। देखिए एम्नियोन, कोरियोन, एलेक्टोइस और योगक्षेत्र, चार प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। इनका अपने को अध्ययन करना है। चूजे का अपने को परिवर्तन करना है। मुर्गी के चूजे के अंदर अपने 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 96 घंटे के अंदर किस प्रकार से भ्रूण में परिवर्तन होता है, उसकी संरचना क्या रहती है, वो अपने को पढ़ना है। और अपने को पढ़ना है स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन, अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा के अंदर किस प्रकार के फोल्डेड बलन पाए जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन का स्रवण होता है और भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा या अपरा का क्या योगदान रहता है, ये अपने को 5th यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। उभयचर के अंदर कायांतरण, और इस कायांतरण की घटना पर होने वाला हार्मोनल कंट्रोल, किस प्रकार से ये कायांतरण की क्रिया नियंत्रित की जाती है हार्मोन के प्रभाव से। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर से, कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि अगर जलीय माध्यम जिसके अंदर आयोडीन की कमी है तो भ्रूण के विकास में, टेडपोल लार्वा के विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका वयस्क के अंदर रूपांतरण
नहीं हो पाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन इस घटना के लिए उत्तरदायी रहता है और थायरोक्सिन का निर्माण अपने को पता है कि आयोडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो इस प्रकार के हार्मोन जो है, जो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होता क्या है, कायांतरण देखिए शब्दों पे गौर कीजिए। मैंने बताया कि एक शब्द पकड़िए, डेफिनेशन अपने आप आएगी, कायांतरण। काया में क्या होना, अंतरण होना, परिवर्तन होना। तो अल्प विकसित से जटिल संरचना बनती है, परगामी कायांतरण हो जाएगा, और जटिल संरचना से सरल संरचना बनती है जैसे अर्धमानिया के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, अपरगामी कायांतरण कहलाएगा, प्रतिगामी कायांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा वयस्क और जो भ्रूणी अवस्था है इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, इसे हम कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी डेवलपमेंटल बायोलॉजी या परिवर्धन जैविकी बीएससी पार्ट सेकंड का कौन सा पेपर, थर्ड पेपर। तो देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली यूनिट के अंतर्गत अपने को डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हिस्ट्री का अध्ययन करना है, इसके इतिहास के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है, भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, भिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का अपने को अध्ययन करना है। गेमेटोजेनेसिस, इसके अंतर्गत अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस, शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण की क्रिया है उसका अध्ययन करना है, और अंडाणु के प्रकारों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिए ये प्रकार पित्तक की मात्रा के आधार पर, पित्तक के वितरण के आधार पर ये प्रकार हो जाएंगे, इसका अपने को अध्ययन करना है। और अंडे के अंदर पोलैरिटी या ध्रुवता किस प्रकार पाई जाती है उसका अध्ययन करना है। सेकंड यूनिट अपनी प्रजनन चक्र से संबंधित है, मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल, जो प्राइमेट नॉन प्राइमेट मादा के अंदर प्रजनन की क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करना है। अपने को फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करना है। निषेचन की घटना के लिए आवश्यक स्थितियां कौन सी होती है, किस प्रकार निषेचन की घटना होती है, अंडाणु शुक्राणु का संयोजन किस प्रकार से होता है, तो ये अपने को फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान पढ़ना है। अनिषेचन, जब निषेचन नहीं होता कुछ जीवों के अंदर, अंडे से सीधे ही संतति का विकास हो जाता है, तो इस घटना को अनिषेचन के नाम से जानते हैं। और जो प्राप्त संतति होती है, ध्यान दीजिए, इस विधि के द्वारा प्राप्त संतति होती है उसे पार्थेनोट के नाम से जानते हैं, इसका अपने को अध्ययन करना है। और जरायुजता, विविपेरिटी का अपने को अध्ययन करना है, किस प्रकार से प्लेसेंटा का निर्माण होता है और इसके द्वारा शिशु का विकास होता है। थर्ड यूनिट के अंतर्गत अपने को विदलन के बाद की घटनाएं, यहाँ से पहले अपने निषेचन तक की घटनाओं का अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट में अपने को विदलन के बाद की घटनाएं, मोरुला का निर्माण, ब्लास्टुला का निर्माण, गैस्ट्रुला का निर्माण, ये अपने को पढ़ना है। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला की सामान्य विशेषताएं अपने को पढ़नी है। इसके पश्चात गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के पश्चात अपने को पता है कि 10 सप्ताह के बाद भ्रूण का विकास हो जाता है, तो अपने को भ्रूणीय विकास का संभावित आरेख पढ़ना है, फैट मैप पढ़ना है। इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपने संभावित आरेख का निर्माण कर सकते हैं, ये अपने को पढ़ना है। फैट मैप का निर्धारण किस प्रकार से होता है ये पढ़ना है। फिर ऑर्गेनाइजर क्या है, संगठक क्या है, जीवन का प्रारंभ करने वाली एक ऐसी कोशिका जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर का निर्माण किया जा सके, उसे हम ऑर्गेनाइजर या संगठक के नाम से जानते हैं, वो अपने को पढ़ना है। कॉम्पिटेंसी या सामर्थ्य, एक कोशिका के द्वारा अंग निर्माण की जो क्रिया होती है, उस अंग निर्माण की क्रिया के दौरान जो उसकी क्षमता होती है उसे कॉम्पिटेंसी या सामर्थ्य के नाम से जानते हैं, वो अपने को पढ़ना है। फिर फिटस इंड्यूसिंग, भ्रूणीय प्रेरण, किस प्रकार से भ्रूणीय प्रेरण या भ्रूणीय विकास की घटना को प्रेरित किया जा सकता है, वो अपने को पढ़ना है। फोर्थ यूनिट अपनी विभेदन, अंग निर्माण, टेरेटोजेनेसिस, विरूपजनता पर आधारित रहेगी। जीर्णता, किस प्रकार से कोशिकाओं की कार्यशीलता में कमी होती है और धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ये अपने को पढ़ना है। टिश्यू कल्चर अपने पढ़ेंगे। स्टेम सेल क्या है, स्तंभ सेल क्या है, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये अपने को अध्ययन करना है। और अंतिम यूनिट के अंतर्गत, फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत अपने को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अध्ययन करना है। एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइस, योगसैक की क्रियाशीलता, संरचना का अध्ययन करना है। चूजे का 72 घंटे, 96 घंटे, 120 घंटे की अवधि के दौरान जो विकास होता है वो अपने को पढ़ना है। प्लेसेंटा का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या इसकी क्रियाविधि रहती है, कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो अपने को पढ़ना है। कायांतरण की घटना जो एम्फीबिया के अंदर पाई जाती है, उभयचर के अंदर पाई जाती है, टेडपोल से वयस्क का बनना इसका एक एग्जांपल है, वो अपने को पढ़ना है। तो ये अपनी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की संपूर्ण बुक का सिलेबस। तो आज के लिए
सेकंड और थर्ड पेपर का सिलेबस आपका पूर्ण हुआ। अगली नेक्स्ट अपनी लाइव क्लासेस के अंदर इन दोनों बुक में से कोई एक बुक आपने उठाकर इसका सिलेबस प्रारंभ करेंगे। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर करते रहा करो ताकि हम भी मोटिव हो और आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध करवा सकें। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, क्लासेस देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और अपना अध्ययन सुचारू बनाए रखिए। धन्यवाद।